मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 21 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आप लोगों की सुविधा के लिए बता दूं कि मेरा जो न्यूज़पेपर का पैटर्न होता है इस वीडियो को वो 5 भागों में डिवाइडेड होता था, क्लासिफाइड होता था। बट नाउ आफ्टर ए कमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद कुमार जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, अब मैंने इसको 6 पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में वीडियो की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम जितनी भी मेन से रेलिवेंट न्यूज़ होंगी उनको समझेंगे। फिर हम प्रीलिम्स से रेलिवेंट न्यूज़ को करते हुए एक लास्ट हमारी जो मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के शब्द हमें लगे होंगे, मैंने थोड़ा यूनिक तरीका निकाला है, ऐसे ही मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के लाइनों के साथ में एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगी कि ये वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा याद भी रहे। तो इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो पूरे तरीके से डिफरेंशिएट होगी अलग अलग पार्ट्स में। शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जो कि है याक्स फ्रॉम चाइना स्ट्रे इनटू ईस्टर्न लद्दाख। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि ईस्टर्न लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पर याक या क्या है, एक ऐसा एनिमल है जो कि मोस्टली हिमालय का जो एरिया होता है वहीं पर पाया जाता है। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये जो याक हैं वो एक्चुअली में कहाँ से आए हैं, चाइना से लेकर आए गए हैं। अब चाइना से क्या इनको भेजा जा रहा है, कोई प्लानिंग है या ऐसे ही घूमते हुए आ गए, ग्रेजिंग करने के लिए, चरने के लिए आ गए। देखिए याक है, याक हम देखते हैं ये जो जानवर होता है ना, इसको अब खाना तो चाहिए, किसी को भी खाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि तिब्बत का जो एरिया होता है क्रॉस बॉर्डर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सोल्जर्स वगैरह नहीं है, वहाँ पर ये क्या करते हैं, कभी कभी बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे ही क्या हमारी तरफ से भी किया गया है? बिल्कुल, इंडिया की तरफ से भी हम देखते हैं कि ऐसा पहले देखा जा चुका है। लेकिन इंडिया की तरफ से जो याक हमने चाइना में जाते हुए देखे थे वो कभी भी वापस नहीं आए, उन्होंने कभी भी उनको वापस भेजा नहीं। इंडिया की तरफ से बताया जाए तो ये जो गांव हमें दिखाई दे रहा है देमचुक नाम से, अब देमचुक नाम का जो ये गांव है, एक विलेज है जहां पर इनको स्पॉट किया गया है। अब हमारे लिए ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपको एनवायरनमेंट में पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो कि आईआर में हम देखेंगे रिश्तों पे इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्या ऐसे क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म भी हो सकता है, क्या ऐसे टेररिज्म भी फैलाया जा सकता है इनके ऊपर कुछ बांध कर इनको भेज दिया जा सके, तो इंटरनल सिक्योरिटी के मायनों से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनीवे एंड एट द लास्ट प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि याक की जो स्पीशी है उसके लिए भी हमें कुछ फैक्ट होते हैं जिनको याद रखना होगा, इसी वजह से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल क्योंकि ये मोस्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम इसको पढ़ेंगे। टॉकिंग अबाउट कि ये कहाँ पर है, तो हम देखेंगे देमचुक विलेज को, जो कि हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। अब चाइना की समझे तो चाइना का बोलना है कि ये जो रीजन है ये तो हमारा है, देमचुक तो हमारा ही है, आप कैसे अपना बता रहे हो। इंडिया कहता है नहीं नहीं ये तो लद्दाख का पार्ट है। तो हाँ, एक चीज समझ में आ रही है कि दोनों ही देशों की इसके ऊपर क्या दिखाई दे रही है, हमें थोड़ी बहुत लड़ाई दिखाई दे रही है, बहस दिखाई दे रही है कि दोनों ही इसको अपना पार्ट बताते हैं। इसी के थोड़ा बहुत आगे चलेंगे तो हम चुमार विलेज को भी देखेंगे। और अगर आप ईस्टर्न लद्दाख में यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये लद्दाख का लास्ट विलेज के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है। याक के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम देखेंगे लगभग 40 ऐसे चाइनीज याक्स हैं जो क्या कर चुके हैं, हमारी इंडियन टेरिटरी जो है वैली के अंदर वहां पर आ चुके हैं। अभी इंडिया की तरफ से यही सोचा जा रहा है कि इनको वापस चाइना को सौंप दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा ठीक तरीके से, ऐसे ही इनको वापस ना भगाया जाए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बात करके चाइनीज काउंटर पार्ट से तब हम इनको वापस से सौंप देंगे। चलिए समझते हैं याक के बारे में। वैसे योग जो होते हैं इनको हिमालयन योग के नाम से भी जाना जाता है। इनका स्टेटस अगर हम देखें तो वाइल्ड याक, यानी कि ये क्या है, आराम से अपना घूमते फिरते हैं। इनको जो आप इतना बड़ा फर देख पा रहे हैं इनकी बॉडी के ऊपर में, ये क्यों है, क्योंकि इनको बर्फ में रहना होता है। अब अगर आप इनको मध्य प्रदेश में, गुजरात में ले आएंगे तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इनके लिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इनकी जो शरीर होता है वो क्या करता है, हाइट में ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। आप हाइट में देखेंगे कि इनकी जो लेग्स होती हैं वो छोटी छोटी ही होती हैं।
और इनके ऊपर जो बाल हैं, इनके हेयर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। आईयूसीएन की देखिए तो इनको वल्नरेबल के स्टेटस के साथ में रखा हुआ है। आईयूसीएन क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि और वल्नरेबल क्या है? मैं आप लोगों को पहले ही कई बार बता चुकी हूँ कि आईयूसीएन जब भी लिस्ट बनाता है तो वो अपनी एक रेड लिस्ट बनाता है। अब ये जो रेड लिस्ट होती है, इसके अंदर आईयूसीएन विलुप्त से लेकर यानी कि एक्सटिंक्ट से लेकर एक्सटिंक्ट के कितने ज़्यादा नज़दीक है कोई भी स्पीशी, उस तरीके से उस स्पीशी को क्लासिफाई करता है। 5 पार्ट्स में ये ज़्यादातर बांटता है। सबसे पहले एक्सटिंक्ट होगा, फिर एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड होगा कि हाँ ये वाइल्ड में बाहर खत्म हो चुका है, यानी कि जू वगैरह में हो सकता है। फिर हम देखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की यहाँ पर स्पीशी आती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर इंडेंजर्ड कैटेगरी आती है, उसके बाद में वल्नरेबल आता है एंड देन नियर थ्रेटन्ड। तो ये जो होते हैं इस तरीके से हमें रेड लिस्ट के अंदर क्लासीफाई मिलते हैं। वनरेबल है तो यानी कि हाँ इनके ऊपर कंजर्वेशन के नज़रिए से ध्यान रखना चाहिए। साइट्स की बात करें तो उन्होंने इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अब अपेंडिक्स 1 का क्या मतलब है कि इनको हाईएस्ट हमें क्या देना है, प्रोटेक्शन देना है। जब भी इनके ट्रेड की बात आएगी, ऐसे ही आप इनका ट्रेड नहीं कर सकते हो। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, बहुत बार मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बता चुकी हूँ कि कैसे इसमें भी हम 6 शेड्यूल्स को देख पाते हैं। जो नंबर 6 शेड्यूल होता है वो हमें समझ में आता है कि उसके अंदर प्लांट्स को रखा गया है, ऐसे प्लांट्स को जिनको आप इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते हो, कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। देयर इज अ रेयर ऑप्शन कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आप उनको प्रोटेक्टेड एरिया में कर रहे हो, लेकिन आम इंसान जो है वो नहीं कर सकता है। रही बात शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 5 की, तो इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल, बर्ड्स, इन सभी को रखा जाता है। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। इनका ना कोई शिकार हो सकता है, ना ही आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो। बाई चांस अगर किसी को कोई प्रोटेक्शन के तहत में शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 3 तक, जहां पर आप इनका शिकार नहीं कर सकते हो, इनको मार नहीं सकते हो किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर, तो वहां पर क्या समझ में आता है, अगर कोई परमिशन चाहिए फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, तब क्या होता है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर वार्डन होते हैं उनकी परमिशन के तहत पे ही ऐसा कुछ किया जा सकता है। ये प्रावधान हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर दिखाई देते हैं। अब इनके बारे में और देखें तो देखिए, याक जो होते हैं वो बोविनी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यानी कि ट्राइब्स के जो लोग होते हैं वो इनको पालते हैं, आज भी पालते हैं, और कुछ ये वाइल्ड में भी रहते हैं। अब ये -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि इनके लिए टेम्परेचर जो है वो मायने काफ़ी रखता है इनके हैबिटेट के अंदर, इनके रहन सहन के अंदर। बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले इनको जब डेमोस्टिकेटेड किया गया था, यानी कि इनको पालना शुरू किया गया था, वो किया गया था तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर गुरु रिनपोचो के द्वारा। अब ऐसे माना जाता है, ये स्टोरी है या फिर आप इनको बोल सकते हैं कि हम देखेंगे मिथोलॉजी है। हो सकता है कि ये सच भी हो सकता है कि इसके पीछे जो सच्चाई है वो शायद ना भी हो, लेकिन अभी तक पूरा नहीं पता है, तो इसी वजह से लोकल ट्रेडिशंस के अंदर में इनको यही माना जाता है। बात करें हैबिटेट की, तो हम देखेंगे कि ये तिब्बतन प्लेटू के ही जो एंडेमिक है, यानी कि उससे बाहर आपको, यानी हिमालय का जो रीजन है, मोस्टली जो तिब्बत का प्लेटू है और उसके इधर जब हम साउथ में देखेंगे तो हिमालय रीजन, वहीं पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। अब ये हाई अल्टीट्यूड रीजन्स में ही पाए जाएंगे। हाई अल्टीट्यूड का क्या मतलब है, ज़्यादा ऊंचाई वाला जो रीजन होता है, ऐसी जगह जहाँ पर ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है, तो वहीं पर ये पाए जाते हैं। लगभग ये मोस्ट कंफर्टेबल कहाँ पर रहते हैं, 14,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई के ऊपर ये अपना आराम से जीवन जो है वो पालन कर पाते हैं। मोस्टली इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, सिक्किम में मिलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो जो भी हमारा हिमालय का एरिया है उसी में हम देख पाएंगे कि जो अपर पार्ट है, यानी कि मीडियम पार्ट ऑफ हिमालय होता है, जो 40 से ऊपर, उस कैटेगरी में ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ भी ज़्यादा ऊंची होती है ना, तो एल्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो इसी वजह से ये वहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए, सेकेंड पार्ट ऑफ अवर वीडियो जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, इसमें आपको क्या करना है, जल्दी से मुझे आंसर बता देना है कि नामपदा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो कि हमने पढ़ा भी है वो कौन सी स्टेट के अंदर आता है। आपको बताना है कि क्या ऑप्शन ए होगा जो कि असम है, ऑप्शन बी इज टॉकिंग अबाउट सिक्किम, ऑप्शन सी कहता है मिजोरम में ये आता है, एंड ऑप्शन डी बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसमें हम डिटेल में इसके आंसर को तो मैं आप लोगों को बताती ही हूँ, ऐसा कोई लेट
वेट नहीं करती हूँ कि बाद में बताऊंगी, अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस जिसको पता है जल्दी से या तो कमेंट कर दीजिए आंसर को, या फिर आप लोग अपने पास में कोई नोटबुक या डायरी लेकर बैठा करें, उसमें आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उससे पहले मैं जरा मैप से आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए ये मैप है, हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट है उनको लिया हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, नामपदा नेशनल पार्क की। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज असम की बाउंड्री। असम में तो नहीं है इसका मतलब, तो असम के ऊपर क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। तो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, नामपदा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यस, आंसर इज ऑप्शन डी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमें कामलांग टाइगर रिजर्व भी दिखाई देता है। हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही महवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख पाएंगे, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख पाएंगे, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व को देख पाएंगे। इसके अलावा मोर्निंग नेशनल पार्क हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बिल्कुल असम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री के ऊपर हमें नामारी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। इसके अलावा हम ओरांग नेशनल पार्क को देख पाते हैं, यहीं पे हमें रायमोरा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क भी दिखाई देता है। अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम के अंदर, उसमें हम मानस नेशनल पार्क एज वेल एज काजीरंगा नेशनल पार्क को देख पाते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ नामपदा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ और तथ्य के साथ में कुछ और बातें। बात करो इस नेशनल पार्क की, तो हम देख पाएंगे कि इसमें बहुत सारा ऐसा लैंड है जिसको यूज किया जा चुका है, क्योंकि हम देखेंगे माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी एनिमल्स, बर्ड्स की, प्लांट्स की, स्पीशीज की, वो भी पहाड़ी ही ज्यादा होगी। बस आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इसके अंदर टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि यहाँ पर टाइगर भी पाए जाते हैं। हम देख पाते हैं कि कैसे इसके अंदर 935 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं, वो ऐसे फूल जिनके फ्लावर भी आते हैं, ऐसे पौधे। इसके अलावा हम 505 स्पीशीज ऑफ बर्ड देख पाते हैं यहाँ पर, जिसमें हम अगर मेनली आपको बताऊंगी तो व्हाइट बेलिड हीरोइन भी यहाँ पर मिलेगा। हमें सिलेंडर वल्चर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, वल्चर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, इंडियन वल्चर, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। व्हाइट विंग्ड डक को हम यहाँ पर देख पाएंगे, स्टीपी ईगल हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ये सब हम देख पाएंगे। प्लांट्स में हम देख पाते हैं अग्रवुड को, इसके अलावा यहाँ पर हम होलोंग नाम के प्लांट्स को देख पाएंगे। यहाँ पर 137 स्पीशीज ऑफ मैमल्स भी मिलते हैं। मैमल्स कौन होते हैं, शतनधारी, यानी कि जो अपने बच्चे को एज अ एग के रूप में जन्म ना देकर एज अ नॉर्मल जो बच्चा होता है उसके रूप में जन्म देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल को। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैमल हेयर। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एक तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का यहाँ पर जो खिताब है वो दिया गया है IUCN के द्वारा, और दूसरा हम देख पाते हैं कि ये फ्लाइंग स्क्विरल है। नामपदा फ्लाइंग स्क्विरल, जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या है, एक बैट है। इसका नाम बेसिक से हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। क्या करती है, इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना हुआ है कि उड़ती है, और इसके ऊपर प्रीलिम्स में पहले भी PYQ आ चुके हैं। तो इसी वजह से हमको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर हमें चाइनीज पेंगोलिन भी दिखाई देता है, आप इसकी शेप देख पाएंगे। तीसरा यहाँ पर अल्पाइन मस्क डियर हमें मिलता है, टाइगर इज देयर ऑब्वियसली। इसके अलावा हम देख पाते हैं वेस्टर्न हॉलुक गिबॉन को। तो ये भी क्या होते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन से, जो कि मोस्टली अब सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हमारे हैं, सबसे ज़्यादा उनका DNA हमसे मिलता है, वो हमें गिबॉन यहाँ पर दिखाई देते हैं। बंगाल स्लो लॉरिश यहाँ पर ये भी हमें दिखाई देता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, देखिए थ्रेट भी है यहाँ पर कुछ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गार्डन्स एंड कॉफी प्लांटेशन ज़्यादा की जाती है। हमें पता है टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन आसाम सिक्किम के एरिया में ज़्यादा होती है। तो इसका जो एरिया है उस पर लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ इश्यूज यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा कई बार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से तो इशू होते ही है, इंक्रोचमेंट हम देख पाते हैं, और पोचिंग, जब इन लोगों का शिकार किया जाता है, जब इन जानवरों को, हालांकि ऑब्वियस
ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व में सिक्योरिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी पोचर क्या करते हैं, इनके स्किन के लिए, इनके दांतों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं कि इनके अंदर चले जाए और यहाँ से एनिमल्स का शिकार करें। हालांकि इंस्टेंसेस जो है वो अब कम हो चुके हैं, स्टिल प्रोटेक्शन की और ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब हम देखते हैं। ट्रांस बाउंड्री इशू भी है, बाउंड्री में हम देखेंगे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसी के ऊपर कार्रवाई करने की अभी आवश्यकता भी हमें ज़्यादा है। नेक्स्ट हम पार्ट ऑफ अवर वीडियो में बढ़ते हैं जो कि यूपीएससी मेंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, अब ये जो आर्टिकल है ये मोस्टली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में भी कहाँ पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो उसमें एक टॉपिक आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक के अंदर आप इसको मेंस के लिए पढ़ेंगे, एंड इन द जर्नल साइंस कैटेगरी के अंदर में हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्या बात करा है हे फ्लिक लिमिट की। अब ये शब्द आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। हे फ्लिक लिमिट का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि एक जो सेल होता है, हमारी बॉडी सेल से बनकर बनी हुई है, हम सब जानते हैं। उसी सेल के अंदर हमारा डीएनए भी होता है, वो भी हम सब जानते हैं। न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, दैट्स राइट मैम। तो अब हमें ये भी पता है कि हमारे जो सेल होते हैं वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, डिवीजन होता रहता है, राइट। ये भी ठीक बात है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ नॉर्मल सेल कैन डिवाइड, ये हमें बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ कितनी होगी, यानी कि जितनी हमारे सेल्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम एक लिमिट है कि वो कितनी बार डिवाइड हो सकते हैं। ये कौन बताते हैं, ये बताते हैं हमें लेनर्ड हेफ्लिक, जो कि हम देखते हैं 1928 के अंदर इनका जन्म होता है फिलाडेल्फिया के अंदर में, और अब इनकी मौत भी हो चुकी है और उसी अवसर पर इनको याद किया जा रहा है। 98 वर्ष की आयु ये जीते हैं और हमें समझाते हैं कि कैसे हमारे जो सेल होते हैं वो सबसे पहले अमर्ज होते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं अर्ली फोफेज वहाँ पर आता है, फिर लेट फोफेज आता है जिसमें हम अलग अलग कैटेगरी देख पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है एनाफेज के अंदर कि ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, और टेलीफेज हमारा ऐसा होता है जिसमें ये दोनों जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अपना पूरी पूरी फॉर्म ले चुके हैं और अब बिल्कुल ये अलग होना चाहते हैं। एंड इंटरफेज के अंदर हमारे दोनों सेल बीच में न्यूक्लियस लेकर उसके अंदर क्रोमोसोम एंड डीएनए लेकर एक नया सेल को जन्म दे देते हैं। ये इन्होंने प्रक्रिया पहले से बता दी, इन्होंने जस्ट ये बताया कि कैसे इनकी एक लिमिट है। इन्होंने अपनी रिसर्च की माइस के ऊपर, चूहों के ऊपर, और चूहों के ऊपर रिसर्च करके इन्होंने पाया कि ये ह्यूमंस में भी और अदर स्पीशीज में भी मोस्टली डिपेंड करता है कि कौन से स्पीशी की हम बात कर रहे हैं। मोर देन 40 टाइम्स ही एक जो लिविंग सेल है वो ऐसा कर पाता है। अब यहीं से निकल कर आती है एजिंग। जब हम बुढ़ापे की बात करते हैं ना तो वो यहीं से कंसेप्ट निकल कर आता है। अगर ये सेल बार बार डिवाइड करते रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी एजिंग नहीं होगी। जब ये डिवीजन जो है इनका वो कम होना शुरू हो जाता है, उसी को हम एजिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो यानी कि जो डेथ है उसको इमोर्टल करने के लिए साइंटिस्ट बिल्कुल लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी एक क्षमता जो है वो ये है कि यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाती है। तो एवरी स्पीशीज जिसको भी हम देख पाते हैं उनके अंदर एक लिमिट है सेल के डिवाइड होने की। यही कंसेप्ट है जो कि बात करा है हेफ्लिक लिमिट के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं जो कि बात करा ए चेंज इन इंडियाज पावर एक्सपोर्ट रूल्स। नाउ ये आर्टिकल हमें 2-3 तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम देखेंगे इसको जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में हम इसको एक्सपोर्ट यानी कि ट्रेड के नज़रिए से देखेंगे। जीएस पेपर 2 में हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के नज़रिए से देखेंगे, जो कि ज़्यादा कंपोनेंट इसका नहीं होगा क्योंकि मोस्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको ट्रेड के नज़रिए से ही ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। क्या बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है जो बांग्लादेश को हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे उस टॉपिक के बारे में। बांग्लादेश को हम क्या करते थे, काफ़ी अमाउंट ऑफ नंबर में यहाँ पर पिछले बहुत सालों से एक अग्रीमेंट के तहत, क्या अग्रीमेंट है यहाँ पर, पावर परचेज अग्रीमेंट, पीपीए एग्रीमेंट था, जो कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर अगले 25 सालों के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर लेकर आया गया था। कब ये किया गया था, 2017 में हम इसको देख पाते हैं। कौन कर रहा था यहाँ पर, चलिए फिर से मैं इसको लिख देती हूँ, आगे भी ये काम आएगा। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट
बोर्ड की। 2017 में ये पावर अग्रीमेंट अपना करते हैं, किसके साथ में करते हैं? अडानी एंटरप्राइजेस के साथ में। अब अडानी जो है वो क्या करेंगे, वो अपना एक यहाँ पर पावर प्लांट बनाएंगे, जो कि पावर प्लांट हमें दिखाई देता है जिसका नाम है गोडा पावर प्लांट। अब ये गोडा पावर प्लांट जो है ये हमें दिखाई देता है झारखंड के अंदर में। तो झारखंड की यहाँ पर बात हो रही है। अब इस पावर प्लांट में जब से ये सब हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर तो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, बांग्लादेश के अंदर तो एंटी हिंदूज जो सेंटीमेंट्स है वो काफी चल रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स भी थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं। अब क्या हो, तो अब हमें समझ में आता है। सबसे पहले तो ये गोडा जो पावर प्लांट है वो काम कैसे करता है। देखिए, ये जो गोडा पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, इसको हम देख पाते हैं झारखंड के अंदर में। अब इसको काम में लाने के लिए यहाँ पर जो अडानी पावर ग्रुप है वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाता है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली बनाने के लिए हम प्राइमरली जिस चीज़ पे यहाँ पर जो निर्भर है रहते हैं वो क्या होता है? कोयला। लेकिन जब कोयले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोयले के अंदर जो कार्बन ट्रैप रहती है प्राचीन समय से, वो क्या होती है? वो हवा में, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रीन हाउस गैस है। समझ में आ गया? वो एक अलग मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। अब हम यहाँ पर सिर्फ समझने वाले हैं कि अब इंडिया की जो पावर एक्सपोर्ट रूल है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है अडानी गोडा पावर प्लांट की। बांग्लादेश का बोलना है कि ये जो पावर प्लांट है इसके लिए ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अब एक बात और भी है, एक बात क्या है कि इंडिया की जो ग्रिड सिस्टम है, इंडिया चाहता है कि वो एक्सपोर्ट करे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बांग्लादेश ऐसी पहली कंट्री है जहाँ पर हम इंटर जो नेशनल यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को भेजने की, वो काम कर रही है। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो भी हमारे लिए एक सेटबैक ही होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को पास भी करना है। तो बांग्लादेश में कितनी हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ये देख लेते हैं एक बारी। जब बांग्लादेश की बात हो ही रही है तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर में जो टोटल लिमिट है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वो कितनी है, वो हम देख पाते हैं। इट इज़ टोटल, यहाँ पर हम देखेंगे 24,911 मेगावाट। ठीक है, तो इंडिया कितनी देता है उनको? इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया टोटल हम जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को देते हैं वो देते हैं 2,656 मेगावाट की। ऑल राइट मैम, तो फिर गोडा पावर प्लांट कितना देता है? क्योंकि ये तो इंडिया का अक्यूमुलेटेड हो गया ना, तो इकट्ठा पूरा इंडिया इतनी इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा, और भी पावर प्लांट भेज रहे होंगे। जब हम अकेले गोडा पावर प्लांट की बात करते हैं ना तो हम देख पाते हैं कि गोडा पावर प्लांट यहाँ पर ऑलमोस्ट हम देखेंगे 1496 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब ये कितना हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश में टोटल रिक्वायरमेंट 100% ये है, इसमें से 10% कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। और उसमें से 10% में से भी 6% इकलौता गोडा पावर प्लांट के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। ये हमें समझ में आ गया है। अब हम समझना चाहते हैं कि बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम होगी, अब उन्होंने क्यों रोक दिया है। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लेनी ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि इंडिया तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बाहर से नहीं लेता। हाँ, हम लोग कोयल लेते हैं, और जब हम दूसरों को ही देने लगे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग गैसेज लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश जिसके जीडीपी हमसे ठीक ठाक है, मतलब ऑब्वियसली एक छोटी कंट्री है तो जीडीपी ज़्यादा बेशक ना हो लेकिन पर कैपिटा ज़्यादा है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, इकोनॉमी तो उनकी अच्छी थी। तो ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी को गांव गांव तक तो पहुंचा दिया, रूरल एरियाज तक तो पहुंचा दिया, लेकिन उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज के ऊपर अभी तक उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो नहीं किया। ये समस्या है। अब गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, क्योंकि अब 13-13 घंटों के क्या लग रहे हैं, कट्स लग रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो चाह कर भी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की उन्होंने लाइंस को लगाया है उनकी
पूर्ति खुद से नहीं कर सकते, फुलफिलमेंट नहीं कर सकते उतनी, तो अब क्या करें, इंडिया से लेना पड़ेगा। इंडिया कहता है कि हाँ हम भी बहुत खुश हैं आप लोगों को सपोर्ट करके, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा तो ग्रिड मिशन है कि हम और भी कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी दें। ठीक बात है, हम तो सोलर पैनल लगा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि बांग्लादेश का बोलना है कि अडानी ग्रुप क्या करता है, कि अडानी ग्रुप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला मंगवाता है वो बहुत ही महंगा लगाता है। यानी कि यहाँ पर लगभग $425 मीटर जो टन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर पड़ता है। बांग्लादेश कहता है कि हम तो इसको $250 में जो है इंपोर्ट करवा लेते हैं। अडानी कहते हैं कि नहीं, हम अच्छी उत्तम क्वालिटी का कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना के आपको दे रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश का बोलना है कि या तो आप इसको थोड़ा चीप कर दीजिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे अग्रीमेंट पे, जो कि 25 साल के लिए यहाँ पर अग्रीमेंट किया गया था। अभी के लिए इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, यही बात है। देखिए, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है पावर एक्सपोर्ट में, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक मार्केट को भी थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। हमारी भी तो पावर के ऊपर हम देखते हैं कि जो अभी डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है डोमेस्टिक लेवल पे, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है व्हाट इन्फ्लेम्ड द फार राइट राइट्स इन ब्रिटेन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए है नहीं वैसे, लेकर इस वजह से आ गई हूँ क्योंकि जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ था वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस के दौरे से जस्ट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक समस्या ये भी है। क्या समस्या है, जब भी आप ब्रिटेन एंड इंडिया के रिलेशंस को पढ़ेंगे और करेंगे तो हम हिस्ट्री से देखेंगे कि हमारे शुरुआत में बहुत अच्छे रिश्ते थे, नहीं हमें कॉलोनाइज किया गया। आफ्टर दैट हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझा कि कैसे हमारी तो वेल्थ को यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। मोरारजी देसाई ने इसके ऊपर खूब लिखा। फिर हम फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं और उसके बाद में जब नेहरू जी आते हैं तो वो सोशलिस्ट अपने आप को बना लेते हैं और क्या चाहते हैं, वो सीधा सीधा चाहते हैं कि ब्रिटेन के साथ में हमारे संबंध थोड़े से मतलब दूर के रहे। अब हमें ट्रस्ट जो था वो टूट चुका, अब हम ट्रेड उतना करना नहीं चाह रहे हैं, ये हमारा सेंटिमेंट था। आज भी हमें अगर इंडियन नॉर्मल पॉपुलेशन की हम बात करेंगे, जनरल पॉपुलेशन की, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के प्रति हम लोग ज़्यादा उतना जो अच्छा नज़रिया है वो नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा इतिहास अभी भी याद है। ये सारे कारण थे। अब उसी ब्रिटेन के साथ में हम क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी तक नेगोशिएशन कंप्लीट तरीके से हो नहीं पाई है, पिछले 4 सालों से लगातार हो रहा है। और जिस दिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन सीधी सी बात ये होगी कि अब इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा सामान है जिसपे आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है, कोई टैरिफ नहीं भेजना है, आराम से आइए। और ऐसे ही इंडिया से भी ब्रिटेन में सामान जाएगा जिसपे कोई टैक्स कोई टैरिफ नहीं देना होगा। ये भी ठीक बात है, वो होगा तब देखेंगे मैम। अभी क्या बताना है, अभी मुझे जो आप लोगों को बताना है ये सब मैंने इसी वजह से बताया, जो भी अभी मैंने आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि आप लोगों को अगर कभी भी इंडिया और ब्रिटेन के रिश्ते के बारे में लिखना पड़े तो आपके पास में बोलने के लिए एक दो बात ना हो, बल्कि आपके पास में बताने के लिए बहुत सारे पहलू हों, और तब आप एक अच्छा विश्लेषण कर पाए। अब ब्रिटेन में एक समस्या हो गई है। क्या समस्या चल रही है, ब्रिटेन के अंदर वायलेंस हो रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर दंगे हो रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर राइट्स हो रहे हैं, एंड व्हाई दे आर हैपनिंग, और इंडिया का इससे क्या लिंक है ये हमें देखना है। जब हम ब्रिटेन की दंगों की बातें करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ब्रिटेन में ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। ब्रिटेन में तो अर्बन जो राइटिंग है कंट्री के अंदर वो रेगुलरली एक्सपीरियंस की जाती है, खास करके 1981 के वायलेंस में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और भी देखी गई थी। और ये मोस्टली होती उन जगहों पर है जो कि यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइज टाउन्स हैं, जैसे कि बर्नली टाउन हो गया, ओल्धम हो गया। अब जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करते हैं, हम क्या बात करें, मशीनीकरण की और आधुनिकीकरण, जो औद्योगिकरण का जो युग था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो युग था, वो कहाँ आया था, वो सबसे पहले लंदन में ही आया था। उन्होंने सबको कॉलोनी बनाया, वहां से रॉ मटेरियल उठाया और अपने पास आकर क्या किया, उसको गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब उनको उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए थी। मार्केट कहाँ मिलेगी, उन्हीं कॉलोनियों में मार्केट मिलेगी। वो देश के अलग अलग भागों में गए, यानी कि अलग अलग जो कंट्री थी उनके पास में अलग अलग
इंडियन कॉलोनीज थी उनके अलग अलग भागों में जाकर वहीं पर महंगा करके उस सामान को बेचने लगे। तो उनका वहां पर क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। अब कुछ ऐसे शहर भी वहां पर बने जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं हो पाया। रीजन बिहाइंड दैट, जो भी शहर यहाँ पर ओशन के नजदीक होंगे, इंडिया से एग्जांपल लगाओ गुजरात से, गुजरात जैसे जो पोर्ट वाले शहर हैं उनमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हमें ज़्यादा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू मध्य प्रदेश, एज कम्पेयर टू जो अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के एरिया को छोड़ दे, पंजाब हरियाणा को छोड़ दे, क्योंकि वहाँ पर क्या आ गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। तो अदर जो एरियाज को देखते हैं उनमें क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो कम है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आप क्योंकि पोर्ट के थ्रू यहाँ पर इजिली दुनिया से कनेक्ट हो पाते हो, ट्रेड आपका ज़्यादा हो पाता है। उसी तरीके से कुछ ऐसे शहर हम ब्रिटेन में भी देख पाते हैं जिनमें औद्योगिकरण नहीं हो पाया। वहां पर हम देखते हैं कि कैसे वायलेंस लगातार होते हैं। फिलहाल जो वायलेंस हो रहे हैं ये हो रहे हैं माइग्रेंट्स की वजह से। लगातार मैं आप लोगों को कई बार समझाती हूँ कि ब्रिटेन में कानून तक लाने की कोशिश की जा रही है कि जो इतने ज्यादा यहाँ पर माइग्रेंट्स आते हैं उनको हम कैसे रोके, इमिग्रेंट्स जो होते हैं उनको कैसे रोके, और खासकर इलीगल तौर पे भी आते हैं। अब ये जो दंगे हो रहे हैं ब्रिटेन में, ये हो रहे हैं रेस को लेकर, और अब की बार थोड़ा अलग हो रहा है। पिछली बार जो 1981 के वायलेंस हुए थे उसमें हम देखते हैं ब्लैक लोग या जो एशियन लोग हो गए थे वो क्या थे, वो दंगे कर रहे थे वाइट पीपल के खिलाफ में। वो कह रहे थे कि हमें भी यहाँ पर बराबरी चाहिए। और अब क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं वाइट पीपल जो है वो दंगे कर रहे हैं यहाँ पर एशियन एंड ब्लैक पीपल के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग आते हैं और उनकी जॉब को, उनकी नौकरियों को खा जाते हैं। अब ऐसा स्पार्क मीडिया के द्वारा भी वहां पर ज्यादा चलाया गया। ऐसा स्पार्क हमारे ही देश के, हमारे ही इंडिया के मूल के जो वहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने भी थोड़ा सा इसमें ऐसा लगा कि तड़का जो है वो लगाया गया था उनकी तरफ से भी। इसी तरीके के वो इमिग्रेशन के ऊपर पूरा पूरा जो सख्त कानून थे वो दिखाई दे रहे थे। तो लोगों में एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट्स बैठ गया है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं वो उनकी जॉब्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं, और उनका इससे नुकसान हो रहा है, उनकी इससे इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी के कारण में क्या हो रहा है, ये सारा खेल हमें देखने को मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया की भी काफ़ी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो ब्रिटेन में रहती है, जो ब्रिटेन में काम करती है, और उनके खिलाफ भी क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है ये दंगे, तो इसी वजह से इंडिया का एंगल भी हम ये एक देख सकते हैं। तो इमिग्रेशन जो है वो इंडिया और ब्रिटेन के रिश्तों में हमें क्या दिखाई देता है, एक मुद्दा दिखाई देता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि बात कर रहा है हाउ द बन्नी ग्रासलैंड ऑफ कच्छ गुजरात कैन बी रिस्टोर्ड। देखिए, ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है R.S. शर्मा के द्वारा। यहाँ पर यानी कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। इन्होंने बन्नी ग्रासलैंड जो कच्छ के अंदर आता है उसको क्या किया है, गुजरात के अंदर। ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि बन्नी ग्रासलैंड कच्छ में है, गुजरात के अंदर है। तो ये कहते हैं कि इसको रीस्टोर किया जा सकता है। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई कि आर्टिकल हमें किस चीज़ के लिए पढ़ना है, जीएस पेपर 3 में पढ़ना है। जीएस पेपर 3 में भी एनवायरमेंट में हम पढ़ेंगे, एनवायरमेंट के अंदर भी यहाँ पर कंजर्वेशन का जो टॉपिक होता है उसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर एक टॉपिक ये बन जाता है जीएस पेपर 1 में भी। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड की, यानी कि ज्योग्राफी की। ठीक बात है मैम, ग्रासलैंड क्या होते हैं? ग्रासलैंड होते हैं घास के मैदान। अब देखिए 3 चीज़ें होती हैं। जब मैं आपको कई दिनों से जो टॉपिक है वो पढ़ा रही थी लगातार, तो मैं आपको बता रही थी कि जो वेस्टर्न मार्जिन होते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया में मोस्टली, उनमें क्या होता है, बड़े बड़े फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं। इंडिया में भी अगर आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप सुंदरवन को देख पाएंगे, रेन फॉरेस्ट देखेंगे, जो कि पूरे पूरे साल तक क्या रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ों से ढके रहते हैं। ओके मैम, जब हम बीच में आते हैं तो हम घास के मैदानों को देख पाते हैं, क्योंकि बीच में क्या होता है, बरसात जो होती है वो थोड़ी कम हो पाती है, तो इसी वजह से ग्रासलैंड होता है। अब ये ग्रास ऐसा नहीं है कि जो आप पार्क में देखते हो बहुत छोटा छोटा ग्रास है, नहीं नहीं, ये ग्रास आपकी हाइट जितना हो सकता है 5 से 6 फीट तक का, लेकिन ये पेड़ की फॉर्म में नहीं है, घास की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ग्रास जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको पानी की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर हम तीसरी एक चीज को देखते हैं जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर तो बहुत ही कम क्या हो पाएगा, कोई भी जो
बायोलॉजिकल हम बात करें किसी भी चीज़ के उत्पन्न होने की, वो बहुत कम बन पाएगी, खास करके यहाँ पर प्लांट्स की जब बात हो रही है। तो इसी वजह से वो ग्रासलैंड की बजाय क्या कहलाते हैं, डेजर्ट कहलाते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया, यानी कि वहाँ पर रेन कम होती होगी और इसी वजह से वहाँ पर क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट ठंड की वजह से भी होते हैं, गर्मी की वजह से भी होते हैं, यानी कि जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वो कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गोबी डेजर्ट ऑफ मंगोलिया। ठीक है। ऐसा ही एक ग्रासलैंड है बन्नी के अंदर। अब ये जो बन्नी का ग्रासलैंड है ना, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, बहुत सारे कारणों से, जैसे कि डिफॉर्मेशन, यहाँ पर हम देख पाएंगे ये क्या कर रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। डिफोरेस्टेशन की वजह से यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। हम देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की गई है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, खेती करेंगे हम लोग और आसपास के लोगों ने इंक्रोचमेंट की है यहाँ पर। और ऐसे ही और भी विभिन्न कारणों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें जो ये इसका स्तर था वो नीचा होता जा रहा है, लगातार ये खराब होता जा रहा है। अब क्या किया जाए, अब इन्होंने यहाँ पर एक फाइंडिंग की और ये कहते हैं कि ग्रासलैंड जो होते हैं वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि इकोसिस्टम के नाम पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर। और ये सेमी एरिड एंड एरिड एरिया में भी पाए जाते हैं। वो मैंने आपको समझा दिया कि एरिड यानी कि डेजर्ट से जब आप फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे तो बीच में यहाँ पर हमें ग्रासलैंड दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, ना तो ये बिल्कुल ही एरिड है और ना ये बिल्कुल ही यहाँ पर रेनी है, ना तो बिल्कुल सूखा है। एरिड क्या होता है, सूखा, और ना ही बिल्कुल ये इनको प्रॉपर वो मिल रहा है। तो सेमी एरिड से हम एरिड के क्षेत्र को इसको मान सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारी यूनिक एंड आइकॉनिक स्पीशीज होती हैं, बहुत सारे मटेरियल हमें दिखाई देते हैं, इनटेंजिबल एडवांटेज इससे पीपल्स को भी मिलते हैं। बहुत सारा इकोसिस्टम बेसिकली इनकी वजह से चल रहा होता है। इवन जो टाइगर्स वगैरह, लायन वगैरह, ये सब कहाँ मिलते हैं, ग्रासलैंड्स में ही मिलते हैं मोस्टली। इंडिया के अगर ग्रासलैंड की बात करें तो हमें समझ में आता है कि अप्रोक्सीमेटली 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, या फिर लगभग 24% जो हमारी कंट्री का टोटल लैंड है, वो ग्रासलैंड के अंदर ही आता है। तो इसी वजह से जो हमें इनके ऊपर ध्यान है वो भी ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बदल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड खत्म हो रहा है 24% ऑफ, तो बहुत सारी स्पीशीज भी चली जाएंगी जो इन क्षेत्रों में रहती थी, वो भी विलुप्त हो सकती हैं। स्पीशीज विलुप्त होंगी तो मैंने आपको की स्टोन स्पीशीज के बारे में पढ़ाया था कि कैसे गिद्धों के कम होने की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमंस पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा था। 5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, इतने ज्यादा इन्फेक्शन, इतनी ज्यादा डिजीज हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक बैलेंस चाहिए हमारे इकोसिस्टम के अंदर। हमारी जो फूड वेब होता है एंड फूड चेन होता है, उन दोनों के अंदर हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। तो इसी वजह से हमें इनको सुधारना होगा। वर्ल्ड की बात करें तो 49% जो ग्रासलैंड है वो अभी क्या हो रहे हैं, वर्ल्ड में डिग्रेड हो रहे हैं, लगातार कमजोर और खराब होते जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसी एरिया में 5 एरिया को क्लासिफाई कर दिया है। एरिया को क्लासिफाई करने का मतलब है कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 3 तक का ऐसा एरिया है जिसको दोबारा से सुटेबल करके वापस से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। 2 से लेकर सॉरी ये क्या होगा, 4 एंड 5, 4 एंड 5 जो एरिया इन्होंने बांटा है वो ऐसा एरिया बांटा है जो कि अब रिस्टोरेशन के लायक नहीं रहा है, नॉट सुटेबल है। तो इसी के ऊपर इन्होंने ये बताया कि कैसे अब गवर्नमेंट को सामने आकर इनकी मदद करनी चाहिए, बिकॉज दे आर वर्किंग एज ए एनजीओ, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हीं की तरह। और मोस्टली जो यहाँ पर नीड अभी यही है कि गवर्नमेंट और जो अदर एजेंसीज है, स्टेक होल्डर्स है, वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इनके ऊपर काम करे और यहाँ पर इनको प्रिजर्व करे, कंजर्व करे। नेक्स्ट आर्टिकल बातें देखिए, यहाँ पर कुछ हमें फैक्ट बताई देंगे। कैसे कैसे फैक्ट बताई देंगे, चलिए समझते हैं। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस के ऊपर ही हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। सोशल जस्टिस एंड सोशल इशू, ये दोनों टॉपिक के अंदर हम इसको देखने वाले हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है द टायरनी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता का जो एक टायरनी हो गया। टायरनी क्या होती है, शासन करना किसी चीज़ के ऊपर, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो असमानता कहाँ है, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 या 3 ऐसे सर्वे हैं जिनका विश्लेषण करते हुए वहां से अपने आंकड़े यानी कि डाटा फैक्ट्स को उठाया है। कौन कौन से वो हैं, चलिए एक बार जरा उनको देख लेते हैं। पहले ये बात कर रही है गैलुप वर्ल्ड पूल सर्वे ऑफ इंडिया 2019 से 2023 की। दोबारा ये बात करिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर पिरामिड,
हाउस होल्ड सर्वेज की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। और इन सभी के आंकड़ों से, अब मैंने आप लोगों को 2-3 सर्वेज का क्या किया है, आंकड़े दे दिए हैं। इन सभी से ये बताते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो करप्शन लेकर आ रही है गवर्नमेंट के अंदर एंड बिजनेसेस के अंदर में भी। ये आंकड़े देकर हमें बताती है कि आज के समय पे जितनी ज़्यादा असमानता है इंडिया में, उतनी तो कभी भी नहीं हुई थी, उतनी तो ब्रिटिश काल में भी नहीं हुई थी। तो क्या समानता हम देख पाते हैं? सबसे पहले ये कहते हैं कि इन्होंने ज़्यादातर जो अपना स्टेटस है वो 2014 से लेकर 2022 तक के आंकड़ों पर ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने बताया कि जब 1980 में हम दशक में असमानता के लेवल को देखते थे और हम देखते थे कि इंडिया में जो सबसे अमीर आदमी है उनके पास में कितनी वेल्थ होती थी, तो वो कितनी होती थी, वो लगभग यहाँ पर 12.5% वेल्थ यानी कि धन उनके पास आता था। ऑल राइट, फिर हम आगे बढ़े समय के साथ और 1990 के दशक में पहुंचे। इस समय तक उनकी जो वेल्थ थी टॉप 1% की, वो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो हो चुकी थी 22.6% की। ये भी ठीक है कि लगभग डबल ये अब हो चुकी थी। फिर जब हम 2014 से और 2022 तक की बातें करते हैं तो हम देख पाते हैं कि आज जितनी भी टॉप के 1% अमीर लोग हैं उनके पास आज इंडिया की 40% वेल्थ है। ये हम किन की बात कर रहे हैं? केवल और केवल 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, केवल 1% लोगों की बात कर रहे हैं जो कि सोसाइटिकल हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर की तरफ में बैठे हुए हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यही इन्होंने दिखाया कि कैसे इन सभी जो हमारे बेसिकली ये आंकड़े थे, ये जो सर्वेस थे, इनसे हमें ये फाइंडिंग समझ में आई। इनसे क्या दिखाई दे रहा है कि लगातार जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास गरीबी की तरफ होती जा रही है। गैप जो है इनइक्वालिटी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गैप क्या होता है? किसी भी चीज़ का भाव भेद। तो ये कभी पहले अगर इतना होता था तो अब ये इतना हो चुका है, इट्स नॉट लेस। तो इसी वजह से, और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लगातार बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है वो भी क्या करती है कि यहाँ पर जो रिच पर्सन होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के कहने पर यहाँ पर जो करप्शन है, करप्शन को आने देती हैं। और करप्शन के आने के बाद में हम देखते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। जब ये प्रोजेक्ट्स पास होते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन की जाती है या फिर ऑफशोर इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन सभी कारणों की वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे लगातार भ्रष्टाचार और इनइक्वालिटी दोनों ही समाज में फिलहाल इंडिया के बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि बात कर रहा है इकोनॉमी के ऊपर। कह रहा है ड्यूअल यूज गुड्स, यूएस अलर्ट इंडियन कंपनीज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस टेक टू रशिया। देखिए ये हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका को क्या दिक्कत हो रही है भाई जब हम रशिया के साथ में कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हम समझेंगे एक पहलू इसका। दूसरा पहलू हम इसमें ट्रेड का समझेंगे, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, ट्रेड को भी देखने वाले हैं। सो हमारे लिए कौन कौन से पेपर में इंपॉर्टेंट हो गया, जीएस पेपर 2 में हो गया, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इट ऑफ जीएस पेपर 3। ठीक बात है। अब हमें क्या ये न्यूज़ है मैम, जरा वो भी समझा दीजिए। चलिए वो भी समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं समझने में। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैसे अमेरिका जो है वो कह रहा है कि इंडिया की कंपनियां रशिया को कुछ ऐसे सामान भेज रही है जिनका ड्यूअल यूज हो सकता है। ड्यूअल यूज से क्या मतलब है मैम? ड्यूअल यूज से मतलब होता है दोहरी उपयोग, ऐसी चीजों का उपयोग जो कि दो कामों में इस्तेमाल हो सकती है। अब क्या ऐसा पता चल गया? ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को भेजा जा रहा है रशिया में जो कि रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी उनका इस्तेमाल हो सकता है, और चाहे तो उनका इस्तेमाल ड्रोन्स में भी हो सकता है, चाहे तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम देखेंगे मिसाइल्स में भी हो सकता है। तो जो चीज़ हमने पहले ही क्या लगाई हुए हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि रशिया के पास में ऐसी चीज़ें नहीं भेजनी है वर्ल्ड वाइड। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे। सैंक्शंस का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, कोई रोकथाम लगा देना, तो वो तो आपके ऊपर भी लगेंगे। यानी इंडिया को भी इस बात के ऊपर क्या रहना चाहिए, पूरा पूरा यहाँ पर ठीक तरीके से रहना चाहिए। इसमें हम सॉफ्टवेयर को देख पाते हैं, इसमें हम ड्यूअल ड्रोन्स को भी देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूएसए की तरफ से ये अलर्ट आया, क्या ये इंडिया पे आया है
है? नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट को वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें अलग से समझिए। इंडिया के गवर्नमेंट को वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, दे आर टारगेटिंग इंडियन कंपनीज़ जिनका प्राइवेट में यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। हम देख पाते हैं यूएस की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है वो आई है और इन्होंने बोला है कि देखिए वेस्टर्न सैंक्शंस को ये अट्रैक्ट कर रही हैं। इंडिया के ऊपर बेशक हम ना लगाए लेकिन इन कंपनियों पे बेशक से लगा देंगे, ये इनका बोलना है। मोस्टली इन्होंने बात किया है बेंगलुरु बेस्ड SI2 माइक्रो सिस्टम के बारे में। ये कंपनी है जो कि नवंबर लास्ट ईयर से लगातार ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी को रशिया को भेज रही है, ऐसा इनकी तरफ से यहाँ पर क्या है, बयान आ रहा है। अगर हम ऑफिशियल कुछ डाटा को देखें तो हमें समझ में आता है कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है रशिया में 2023 के अंदर वो 40% से बढ़ गया था, क्योंकि हमने क्या किया था, इंपोर्ट भी वहां से ज्यादा लिया। जैसे ही रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे वैसे ही रशिया ने अपना जो तेल था उसको सस्ता किया, वैसे ही इंडिया ने मौके का फायदा उठाया। उसने कहा कि हाँ हाँ हम लेंगे, हमारे पास भेज दो, हम इसको एक्स्ट्रा मात्रा में भी अपने पास रखेंगे। वो हमने किया, पूरा पूरा स्टैंड रखा अपना। ये हम देखते हैं। अब जब रशिया में हम चीज़ें भेज भी रहे हैं तो वो भी हमने ज़्यादा भेजी। यहाँ पर हमने 4 बिलियन से ज़्यादा जो हमारा ट्रेड था वो हमने करके दिखाया है, अकॉर्डिंग टू अवर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फॉरेन अफेयर्स। अब हम देखते हैं कि लार्जली इसमें हमने क्या क्या भेजा है। इंजीनियरिंग गुड्स को भेजा है जो कि लगभग $1.32 बिलियन था 2023 में, और $680 मिलियन था 2022 में। अब आप लोगों को पता ही है कि मिलियन क्या होते हैं और बिलियन में क्या डिफरेंस होता है, तो हमने बिलियंस के अंदर इसको ऑलमोस्ट क्या कर दिया, डबल ही कर दिया था। ये इंक्रीज हम देखते हैं रशिया में तभी आया था जब यहाँ पर रशिया ने अपना बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफेंस के अंदर लगाया। जुलाई में हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी रशिया के साथ में उसको इंक्रीज करते हुए बोला कि रशिया जो है सबसे ज़्यादा मिलिट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, मिलिट्री में लगा रहा है। इसी वजह से हम भी क्या करें, अब उनको जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करें। ये सारे आंकड़े अभी हमारे पास थे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं हो जाता है, जस्ट मैं इसको ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ पहले भी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि अभी भी मैं आप लोगों को इससे रेलिवेंट जो नई न्यूज़ आई है उसको समझा दूँ। चलिए जो मेरे साथ आज नए जुड़े हैं उनको भी थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। यहाँ पर यूएसए के अंदर क्या किया गया था, गूगल के ऊपर केस कर दिया गया। अब गूगल के ऊपर केस क्यों करना पड़ा यूएसए के अंदर, हम देखते हैं गूगल के ऊपर इसीलिए केस किया गया क्योंकि इल्ज़ाम ये लगाया कि गूगल जो है वो ऑलरेडी कंपटीशन को, जो अदर न्यू कमिंग कंपनीज होती हैं उनको, उनके साथ में एंटी ट्रस्ट कर रहा है। अब एंटी ट्रस्ट क्या है, ये भी एंटी ट्रस्ट एक्चुअली में कानून है। यूएस का जो एंटी ट्रस्ट होता है उसका मतलब होता है कि आप दूसरे कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बिजनेस कर रहे हैं ना तो आप दूसरों को भी पूरा पूरा मौका देंगे कि आप भी फेयर तरीके से यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, प्रतिभागिता जो है वो कर सकते हैं और कंपटीशन कर सकते हैं। ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन यूएसए में अब बोला जा रहा है कि गूगल ने पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। क्योंकि उन्होंने एंड्रॉयड एज वेल एज एप्पल दोनों के साथ में लिंक करके, वो पहले ही प्री इंस्टॉल आता है। खैर एप्पल में तो प्री इंस्टॉल नहीं आता है क्योंकि उसमें ना क्रोम होता है और ना ही गूगल होता है, दे यूज सफारी। लेकिन जब हम बात करते हैं एंड्रॉयड के फोन्स की तो हम देखते हैं कि हर एक एंड्रॉयड के फोन में गूगल जो होता है और जो क्रोम ब्राउजर होता है वो क्या है, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अब बहुत ही ऐसे रेयर चांसेस होंगे जहां पर कोई इंसान इन क्रोम या जो ब्राउजर है इनको चेंज करेगा और किसी दूसरी कंपनी के, किसी न्यू कंपनी के मॉडल को लेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से अपने आप को ऊपर रख रहा है। ठीक है, कोई भी इंसान क्यों अपने फोन में से एक ब्राउजर को डिलीट करेगा और दूसरे को डाउनलोड करेगा, राइट, नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी के फोन में ब्राउजर पहले ही प्री इंस्टॉल नहीं है तो हो सकता है कि उस पर डिपेंड करे कि वो किस ब्राउजर को डाउनलोड करना चाहेगा। क्योंकि गूगल में ये बहुत ही बड़ा, हम देखेंगे कि इससे फ़ायदा उठाया है बहुत सालों तक। इसी वजह से लगातार जो गूगल के अगेंस्ट रूलिंग है वो चल रही है। फिलहाल इंडिया में क्या हुआ है, देखिए इंडिया ने भी ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन क्यों लेने चाहिए, क्योंकि इंडिया ने भी गूगल जैसी कंपनी से सीख कर, वैसे गूगल के ऊपर इंडिया ने भी लगभग
13,500 करोड़ का क्या लगाया था, फाइन लगाया था, इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि वो कंपटीशन हमारे जो रूल होते हैं उनमें साथ में नहीं चल रहे थे। लेकिन अभी इंडिया ने क्या किया है कि कंपटीशन, डिजिटल कंपटीशन का नया कानून लेकर आ रहा है, नया ड्राफ्ट लेकर आ रहा है, जिसके ऊपर लगातार अभी भी कार्रवाई चल रही है, अभी आया नहीं है सामने। जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा वैसे ही हम उसके ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान देंगे। फिलहाल जस्ट आपको ये, मुझे नहीं लगता था कि इसको स्किप करना चाहिए था, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं चाहती हूँ कि कोई एक छोटी सी भी न्यूज़ ऐसी आए न्यूज़पेपर में, या फिर पूरे के पूरे दिन में जो आप लोगों की रह जाए, इसीलिए मैं इसको भी आप लोगों के लिए लेकर आ गई। एनीवे, अगर ये हमें पढ़ना है तो किस वजह से पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ पर जीएस पेपर 2 कानून में, लेजिस्लेशन में भी इसको पढ़ेंगे, एंड जीएस पेपर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ भी इसको पढ़ेंगे, एंड जीएस पेपर 3 में अगेन हम इसको पढ़ पाएंगे यहाँ पर रेगुलेशन के साथ में भी, कि कैसे टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसको रेगुलेट करना भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे 69,000 जो असिस्टेंट टीचर थे यूपी में, अब उनको दोबारा से यहाँ पर बात की जा रही है कि उनके ऊपर दोबारा से कार्रवाई हो और उनको दोबारा से क्या किया जाए, जॉब दी जाए। क्या हो गया है, देखिए, यूपी की यहाँ पर बात है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं 2019 में एक एग्जाम करवाया जाता है। एग्जाम क्या था, एग्जाम हम देख पाते हैं यहाँ पर असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम था, जिसको ATRE भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, ATRE। ये 2019 में हुआ, और इसके ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर कि 69,000 ऐसे टीचर्स थे जिनको रिक्रूटमेंट मिल गया। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि कैसे हाईकोर्ट में यहाँ पर दिसंबर 5, 2018 से ही प्ली जाती रही, एडवर्टाइजमेंट जब भी आई थी, लगातार ये प्ली जाती रही कि हमारे साथ में, कुछ लोगों के साथ में धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है, वो कहते हैं कि जितना रिजर्वेशन यहाँ पर बोला गया था, कि जितना आरक्षण मिलना चाहिए था, उतना रिजर्वेशन नहीं दिया गया, क्योंकि रिजर्वेशन की कैटेगरी वाइज लिस्ट को नहीं छापा गया, और यहाँ पर रिजर्वेशन जो यहाँ पर ओबीसी को लगभग 27% मिलना चाहिए था, वो दिया गया है 3% का ही, और अदर जो कैटेगरीज है उनके साथ में एसटी की जो पूरी की पूरी सीट थी उनको वैकेंट ही छोड़ दिया गया, क्योंकि इन्होंने बोला कोई भी एप्लीकेंट यहाँ पर आया ही नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि आप दोबारा से इस चीज़ के ऊपर जो है कार्रवाई कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर ऐसा प्रतीत होता है, अगर ये जो बात की जा रही है वो सच है, तो ये जो सारे के सारे टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है उनके ऊपर दोबारा से रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए। चलिए, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर वीडियो के, जो कि है यूपीएससी प्रॉब्लम से रेलिवेंट न्यूज़। सबसे पहले हम देखेंगे क्लीन गंगा मिशन हेड फ्लैग स्लो पेस ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब मैं चाहती तो इसको मेंस में भी पढ़ा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये ऐसे स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट है, ये मोस्टली प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको प्रीलिम्स की कैटेगरी में भी रखा है। क्या हो गया है, कह रहे हैं कि हमने एक मिशन चलाया क्लीन गंगा मिशन के नाम से, और अब वो क्या कर रहा है, स्लो पेस दिखा रहा है, यानी कि मंदी दिखा रहा है, बहुत ही स्लो स्लो काम उसमें हो रहा है, ये समस्या है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्लीन गंगा मिशन का मतलब क्या। क्लीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की साफ सफाई करना, ठीक बात है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा था, NMCG, सेंटर ने उसके लिए यहाँ पर गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको साफ रखने के लिए, क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए। इसमें हम देखते हैं 47 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो उत्तराखंड में होने थे, क्योंकि गंगा वहीं से आ रही है। फिर 112 प्रोजेक्ट यूपी के अंदर, 26 प्रोजेक्ट बिहार में होंगे, 20 यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर होंगे, और 19 प्रोजेक्ट झारखंड में भी होंगे। 7 प्रोजेक्ट यमुना के लिए हमने रखे हैं। तो टोटल यहाँ पर 231 ऐसे टोटल प्रोजेक्ट्स थे जो कि कंप्लीट होने चाहिए थे। और उसी के साथ क्या होगा, हमारी जो गंगा है जो कि पॉल्यूटेड रहती है, जिसमें प्रदूषण रहता है, जिसका पानी खराब कर दिया जाता है, उसके लिए मोस्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको साफ ही नहीं करेंगे, क्योंकि साफ करेंगे तो फिर से वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। समस्या आपने ठीक नहीं की। समस्या क्या है, समस्या है सीवेज की, समस्या है प्रॉब्लम यहाँ पर जो गंदे नाले होते हैं उनका पानी जो बहा जाता है, तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा साथ साथ में ही, राइट। तो ये इस चीज़ पे बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2015
2015 में, सबसे पहले तो 2014 में इनके ऊपर बात की गई थी और 2015 के अंदर हम देखते हैं इनको कमीशन भी किया गया था। इनका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था नमामि गंगा मिशन। अब मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा कंपोनेंट और भी पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा। नमामि गंगा मिशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसमें क्या था कि जो कोस्ट लाइन्स है उनको डेवलप करना है, सीवीएज का जो मैनेजमेंट है वो हमें करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सो दैट सीवीएज का मैनेजमेंट हमेशा रहे। और अभी तक लगातार हम देखेंगे कि 37 करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ पर दिए जा चुके हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में, जो कि सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट भी हमें दिख रहा है रिवर रिजन्युएशन के अंदर। नाउ अभी तक इसमें केवल और केवल 18,000, 37.5 करोड़ से जो 37,000 करोड़, 37,000 करोड़ की बात यहाँ हम करें, उसमें से 18,000 करोड़ जो है वो 2024 तक खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन रिमेनिंग जो अभी तक बचता है यहाँ पर पैसा, उसको नहीं इस्तेमाल में किया गया है। तो क्योंकि समय बहुत हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो चुके हैं और अभी तक हम देखते हैं कि ये जो पेस है बहुत स्लो स्लो काम कर रहा है, ये एक चिंता का विषय हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या समस्या हो जाती है, यहाँ पर समस्या हो जा रही है गवर्नेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की ही, जिसके ऊपर भी जीएस पेपर 2 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मेंस के अंदर इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसा ही कोई सवाल आता है जीएस पेपर 4 इथिक्स के अंदर तो वहां पर भी इसमें कोई केस स्टडी इसी प्रकार से बन सकती है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो मेन जिम्मेवार इसके कौन हो जाते हैं। अब हम चलिए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो नमामि गंगा प्रोग्राम जो है, जब हम इसको देखते हैं तो हमें समझ में आता है इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है, जिसको नमामि गंगा बोला गया। क्यों? क्योंकि इसमें गंगा की जो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको भी हमें साफ करना है और ठीक ठाक रखना है। सबसे पहले इनको बजट जब 2014-15 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लगभग 2037 करोड़ रुपए इनको दिए गए थे। नमामि गंगा जो है गंगा रिस्टोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इस पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं और फ्यूचर में इसका और काम करेंगे। अभी तक क्या क्या टास्क है जो नमामि गंगा के अंदर लेकर जाने हैं, हम देखते हैं। इसमें दो तरीके का हमें जो पार्ट है वो दिखाई देता है। सबसे पहले इसमें निर्मल धारा होती है, जिसमें सस्टेनेबल म्युनिसिपल सीवेज मैनेजमेंट होगा। ये प्रोजेक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर में आता है। दूसरा यहाँ पर हम गंगा मेन स्ट्रीम को यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें सेंट्रल जो है वो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेगी, ज़्यादा पैसे देगी। वैसे ये फुल्ली जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो क्या है, सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरा जो खर्च है वो सेंटर ही इसके लिए दे रहा है, यूनियन ही दे रहा है। दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है अविराल धारा। अविरल धारा क्या होती है, इसमें रिवन रेगुलेशन जोन बनाए जाएंगे गंगा के बैंक्स के ऊपर, यानी कि किनारों के ऊपर। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, इरिगेशन मेथड्स होते हैं, उनको भी थोड़ा रैशनल बनाया जाएगा, थोड़ा ध्यान से सोचकर समझकर बनाया जाएगा, ऐसे ही कुछ काम ना हो। रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन वेटलैंड के ऊपर भी काम होगा। इसमें हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल रिजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया गया पूरा का पूरा। इक्वेटिक लाइफ का हमें कंजर्वेशन करना है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करना है, और ऐसा किया भी गया है। हम देखते हैं कैसे गंगा के अंदर में जो बोट है उनको चला दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, 10 दिन तक 15 दिन तक आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा टूर ले सकते हो, अलग अलग सिटीज में जा सकते हो। तो ये भी पिछले साल हुआ है, तो ये काम भी हम कर रहे हैं। और साथ में नॉलेज मैनेजमेंट ऑन गंगा जो है, गंगा सेंटर, नॉलेज सेंटर के थ्रू वो भी लेकर आना है। गंगा नॉलेज सेंटर क्या होते हैं, देखिए ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी के तहत ही यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसका काम है कि यहाँ पर नेशनल गंगा रिवर बेसिन जो अथॉरिटी है उसमें क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, और गंगा दर्पण के तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक काइंड ऑफ छोटा म्यूजियम की तरह है कि पूरा का पूरा आप इसको देख सकते हो, नॉलेज इसके रिगार्डिंग ले सकते हो। विजन में हम फिर से आ जाते हैं, एक तरीके से आप लोगों के लिए समरी होने वाला है। विजन में हम देखते हैं गंगा रिजनरेशन कॉन्स्टिट्यूट के अंदर हम रिवर को यहाँ पर दो भागों में देख पाएंगे। पहला हमने इवरल धारा को देखा। अविरल धारा क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो, यानी कि लगातार फ्लो होता जाना चाहिए। दूसरा है निर्मल धारा, यानी कि अनपोल्यूटेड फ्लो होना चाहिए। और ये हम देखते हैं जियोलॉजिक एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, दोनों चीज़ों का ही ध्यान रखते हुए इसके ऊपर काम जो है वो होता रहना चाहिए। फंक्शन
एक्शंस क्या क्या है हमने देखा। सबसे पहले वर्क प्रोग्राम जो है वो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी यहाँ पर क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट को। तीसरा, हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोऑर्डिनेट करती है अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ में, अलग अलग स्टेट के साथ में भी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर इसके फंक्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात कर रहा है जनरल एस पद्माभन, जो कि आर्मी के जिन्होंने ऑपरेशन पराक्रम को लेड किया था, उनकी दुखद जो है वो गलत बात है कि उनकी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। देखते हैं, ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुकी है। और अब हम खैर इनकी डेथ से रिगार्डिंग तो ये खैर गलत ही बात है, रिटायर्ड हो चुके थे और दुखद घटना है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम था क्या, देखिए ऑपरेशन पराक्रम जो था वो हम देखते हैं कि 2001 से लेकर 2002 तक चलता है। ऑल्दो आर्टिकल में इसकी बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए फॉर द पॉइंट ऑफ यहाँ पर प्रीलिम्स की हम बात करें जब। क्यों हुआ था ये, क्योंकि हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया गया। याद होगा आप लोगों को पार्लियामेंट का हमला, अगर नहीं भी याद है तो मैं बता देती हूँ। 5 जो लोग थे वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट पे हमला करने के लिए आते हैं, बम से भरी हुई गाड़ी लेकर आते हैं, अंदर एंट्री करते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन हमारे जवानों की, हमारे सिपाहियों की समझदारी की वजह से किसी को भी नुकसान नहीं होता और उन पांचों के पांचों को मार गिराया जाता है। तो ये था पार्लियामेंट का हमला। हालांकि वो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था, बहुत बड़ा। आपने डायरेक्टली एक देश को क्या कर दिया, एक देश के जो सबसे प्रमुख लोग हैं उनके ऊपर हमला कर दिया। हम देखते हैं इस हमले के बाद में यहाँ पर जो पाकिस्तान की तस्करे जो एक TIS की जब हम बात करते हैं, लश्कर की बात करते हैं, तो जो टेररिज्म की ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इवेंचुअली धमकी भी दी कि अगर इंडिया ने कोई एक्शन लिया तो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर होगा या फिर वॉर होगा। अब हम देखते हैं कि उसी गुस्से से भरे होने के बाद हमने ऑपरेशन पराक्रम किया और उनको लीड कर रहे थे जनरल एस पद्मभन। और हम देख पाते हैं कि ये ऑपरेशन पूरा 2001 से लेकर, जो कि शुरुआत इसकी हुई थी 18 दिसंबर 2001 को, और ये चलता है 2002 तक। तो मई तक हम इसको चलता हुआ देखते हैं। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हो पाया, वो दूसरी बात है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर कंट्री थी। दूसरी बात हमने क्या की हुई है कि इंडिया की हमारे खुद की एक ट्रीटी हम बोल सकते हैं, या फिर हमारा आप बोल सकते हैं कि वो हमारे मार्गदर्शन करता है। वो ये है कि इंडिया कभी भी किसी पे पहला हमला नहीं करेगा। जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं होगा तब तक हम हमला नहीं करेंगे। तो ये इन्हीं कारणों की वजह से हम देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हुआ। हालांकि ये जो किया गया था इसके पीछे की रेलिवेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती है। तो यहीं पे देखिए क्या हो गया था। ये फोटो मैं इसलिए लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप समझ सके। दोनों ही कंट्री के बिल्कुल हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रीजन है वहाँ पर मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट खड़े किए जा चुके थे। सिरसा, हलवारा, अंबाला, यहाँ पर न्यूक्लियर हम देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी खड़े किए जा चुके थे। अगर ये डिजास्टर, अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो इससे बहुत बड़ा जो पंगा था वो हो जाता। ये वही समय था जब उस समय पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो हम देखते हैं वाजपेयी जी थे, और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अब प्रतिहार देना होगा, या फिर मैं भारत की 50% जो पॉपुलेशन है उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान का एक अंग भी नहीं बचेगा। तो ये सब स्टेटमेंट अगर आपको सुनी सुनी लग रही है तो ये वही समय है, उसी समय की ये बातें थी। नेक्स्ट हमारा फिर से एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि बात करा एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। देखिए उत्तराखंड पहली ऐसी इंडियन स्टेट बन गई है जिन्होंने ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को यहाँ पर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। अब हम बात कर रहे हैं GEPI की। तो GP के नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें किया जा रहा है एक नोवल मेथड हम देखेंगे, बिल्कुल नए तरीके का ये किया गया है। और इसमें इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या किया जाएगा।
बेसिकली मापन किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। कैसे? कि ह्यूमंस की इंटरवेंशन की वजह से, एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन्स की वजह से कितना ज़्यादा इकोलॉजी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये उस चीज़ का इंडेक्स या फिर क्रमशः जो है वो बनाया जाएगा। क्योंकि हम इंडेक्स की बात करें ना यहाँ पर, तो क्या बनेगा यहाँ पर? क्रमशः। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? ह्यूमंस की इंटरवेंशन कहाँ कहाँ हो सकती है, हम देखेंगे एयर के अंदर, एयर में कितना प्रभाव पड़ा है, उसके अलावा सोयल पे कितना प्रभाव पड़ा है, फिर वाटर के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, और एट द एंड इसमें लिया जाएगा फॉरेस्ट को भी। तो इन सभी चारों की चारों चीज़ों में मापन किया जाएगा कि ह्यूमंस की वजह से इन पे कितना प्रभाव है, इकोलॉजी के ऊपर जो ओवरऑल प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिलेगा। इसकी महत्वता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या दिखाई दे रहा है? सिग्निफिकेंस हमें यही दिखाई देता है कि ये हमें हेल्प करेगा इम्पैक्ट को जानने में कि एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन्स की वजह से प्रेशर जो है वो कितना पड़ रहा है और हमें कहाँ कहाँ पे सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता दिखाई दे रही है। दूसरा, ये हमें एनवायरनमेंट को संरक्षण करने में, कंजर्व करने में भी मदद करेगा, क्योंकि हमें पता चलेगा और ओवरऑल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। अब क्योंकि स्कीम से प्रीलिम्स में सवाल आते ही हैं, तो इसी वजह से ये भी सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। क्या हुआ है अभी अभी हम देखते हैं कि दहिसार, दो ऐसे स्टेशन है जिनको इंक्लूड कर लिया गया है यहाँ पर। एक स्टेशन कौन सा है? दहिसार। और दूसरा स्टेशन हम यहाँ पर देखेंगे कांडीवाली। अब ये दोनों स्टेशन हमें महाराष्ट्र के अंदर यानी मुंबई के अंदर ही दिखाई देते हैं, और दोनों को ही अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में क्या कर दिया गया है, यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए इंडल्ज कर लिया गया है। कौन करता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो इस पे काम करती है। इस पे पूरा जो भी जिसको भी लेकर आना है, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी देख लेते हैं। क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य है। उद्देश्य की जब बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले तो जिन भी स्टेशन को इंडल्ज किया जाता है उनका डेवलपमेंट होता है, अपग्रेड किया जाता है उनको अच्छे तरीके से, ये हम देख पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। क्या क्या मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो सकती हैं? मान लीजिए आपको बहुत अच्छी सीट्स मिलेंगी बैठने के लिए, खाना जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, एसी यहाँ पर दिलवाई जाएंगी। इसके अलावा स्टेशन के ऊपर ही आप लोगों को वेटिंग रूम के अंदर और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, वाईफाई आप लोगों को, सब कुछ। तो ये सब यहाँ पर क्या होता है? दिया जाता है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग टर्म विजन भी है। हम देख पाते हैं लॉन्ग टर्म में क्या क्या किया जाता है कि मास्टर प्लान्स बनाए जाते हैं, जैसे कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी कि बेटर एक्सेसिबिलिटी है, फ्री वाईफाई यहाँ पर है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन पे आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि बिक सकता है। वहाँ की जो जगह है, जिस रीजन पे आप गए हुए हैं, वहाँ की वो प्रमुख चीज़ हो सकती है, कुछ खाने का हो सकता है, कुछ पहनने का हो सकता है, ये भी इसमें किया जाएगा। सो ये है यहाँ पर हमारी अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके अंदर ओवरऑल जो स्टेशंस होते हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर डेंगू वैक्सीन इनिशिएटेड इन इंडिया। पहली बार इंडिया में हम देखते हैं कि डेंगू की वैक्सीन बन रही है। अभी तक इसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं थी। और क्या नाम है इसका? डेंगी आल। तो आराम से याद रहेगा प्रीलिम्स के लिए, वेरी गुड। डेंगी ऑल की बात हो रही है, इसका अभी ट्रायल ही चल रहा है। फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल्स हम देख पाते हैं अभी हो रहा है। कौन इसको करवा रहा है? इसको करवा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि ICMR जो है उसके द्वारा ये हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर एक और यहाँ पर इंडल्ज है जो कि है पेनिशिया बायोटेक, ये भी हम देख पाते हैं जो कि साथ मिलकर इसको कर रहे हैं। डेंगू को अगर हम देखें तो डेंगू के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। देखिए, डेंगू जो होता है ना, उसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्यों ऐसा जाना जाता है? क्योंकि इसमें आपकी जो बोन्स होती है उसमें काफ़ी दर्द होता है, उनको वो कमज़ोर भी बनाता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि ब्रेक बोन फीवर जो है वो कौन सा कहलाता है। दूसरा, अगर मैं आपको इसके बारे में और बताऊं तो डेंगू जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एक वायरल फीवर है, हमें पता है ये बात। और ये होता है एडीज मॉस्किटो की वजह से। और एडीज भी फीमेल होनी चाहिए। फीमेल एडीज जो मॉस्किटो होती हैं केवल और केवल वही डेंगू फैलाती हैं। और सिर्फ डेंगू ही नहीं, ये और क्या फैलाती हैं? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी यही फैलाती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जीका वायरस जो होता है वो भी इन्हीं के द्वारा फैलाया जाता है।
ये सब हम देख पाते हैं। सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं डेंगू में, हो सकता है कि हेमरोज भी देखने को मिले, खून जहाँ पर रुक जाता है माइंड के ऊपर। इसके अलावा शॉक सिंड्रोम भी हमें डेंगू वगैरह में कई बार देखने को मिलता है। अभी तक कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट या लाइसेंस वैक्सीन डेंगू की इंडिया में नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं अगर ये अप्रूव हो जाती है क्लिनिकल ट्रायल में तो ये वैक्सीन इंडिया में एज ए डेंगी ओल के नाम से काम करेगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो इज मैपिंग इन न्यूज़ में हम देख रहे हैं कैसे एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स जो है वो लगातार अफ्रीका में फैल रहा है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अफ्रीका के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, अफ्रीका का हमें पता है कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इसके अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। यानी कि कितना परसेंट है ये, अगर ये पूरे के पूरे अर्थ की बात करें तो हम देख पाएंगे 6% ऑफ अर्थ टोटल सरफेस जो है वो अफ्रीका के अंदर आता है। और 20% जो इंडिया में लैंड का एरिया, क्योंकि इंडिया में नहीं अर्थ के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं अर्थ के ऊपर तो ओशन भी है ना, तो अर्थ के ऊपर जो 20% का हम देखते हैं लैंड एरिया है वो भी क्या होता है, अफ्रीका के अंदर ही पाया जाता है। और यही कारण है, इसी की वजह से हम यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों की तीनों यहाँ पर रेखाओं को देख पाते हैं जो कि अफ्रीका को काटते हुए आगे बढ़ती है। क्योंकि तीनों ही यहाँ पर क्या कर रही है, 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री हम देख पाते हैं साउथ तक। ये जो अफ्रीका का रीजन है वो यहाँ पर फैला हुआ है, ऑल्दो ये और भी नीचे तक गया हुआ है 32 डिग्री समथिंग तक, और ऊपर भी ये क्या है 32 डिग्री ऊपर तक गया हुआ है। अफ्रीका के बारे में और बताऊं तो अफ्रीका में टोटली हम 54 कंट्रीज को देख पाते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या मानते हैं, काफ़ी बड़ा ये कॉन्टिनेंट। इससे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, जो सबसे पहले नंबर पे आता है। इसके अलावा इसकी जो लार्जेस्ट कंट्री है वो हमें दिखाई देती है अल्जीरिया। ये आप यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्री को देख पा रहे हैं। इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री होती है वो हमें दिखाई देती है सेशलीज के नाम से। तो वो आपको यहाँ पर दिखाई भी नहीं देगी क्योंकि बहुत ही छोटी कंट्री है। इस मैप में अगर मैं आपको बड़ा भी करके दिखाऊँ तो इट्स हार्ड टू नो। तो सेशलीज की कंट्री को हम देख पाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, आइलैंड्स वगैरह दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम देख पाते हैं जो मेन लैंड अफ्रीका में जो सबसे छोटी कंट्री है वो क्या है, गाम्बिया। तो गाम्बिया को भी हम यहाँ पर सबसे छोटी कंट्री की तरफ में देख पाते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल 1.4 बिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पर फिलहाल के लिए हैं। अप्रोक्सीमेटली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर ही हमें दिखाई देता है। लार्जेस्ट कंट्री जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें दिखाई देती है वो दिखाई देती है यहाँ पर नाइजीरिया। तो नाइजीरिया को भी हम इसके अंदर देख पाते हैं, जो कि आप ये लैंड मास को देख पाएंगे। ये क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अब हम इसमें मेजर लेक्स की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देख पाएंगे क्योंकि अफ्रीका जो है वो स्पेन के साथ में अपनी बाउंड्री टच कर रहा है। इधर हम आते हैं तो इसराइल के साथ में करता है, यहाँ पर यमन है बीच में, यहाँ पर रेड सी हमें दिखाई देता है, ऊपर हमें मेडिटेरियन सी दिखाई देता है, इधर अटलांटिक ओशन है, नीचे हम अटलांटिक ओशन को देख पाएंगे, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सदर्न ओशन दिखाई देगा। इसके ईस्ट में आएंगे तो इंडियन ओशन दिखाई देगा, यहाँ पर हमें गल्फ ऑफ अडेन दिखाई देता है, ऊपर हमें अरेबियन सी दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर अरेबियन प्लेटू भी हमें दिखाई दे रहा है। अरेबिया, सऊदी अरेबिया और जो ईरान का रीजन है, इन दोनों के बीच में हमें पर्शियन गल्फ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ईरान को पहले पुराने समय में पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ये सब हम देख पाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लेक की बात करें तो लेक विक्टोरिया हमें दिखाई देती है। इसके अलावा लेक मालवी हमें दिखाई देती है। लेक चड को हम देख पाएंगे कि जो कि चड कंट्री के अंदर है। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पर हमें नाइल रिवर दिखाई दे रही है। ये सब हमें दिखाई देता है। हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो है वो यहाँ की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, और वो एक वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी भी वहाँ से फूटता रहता है। फिर माउंट केन्या भी यहाँ पर हम हाईएस्ट माउंटेन्स में देख पाते हैं। चलिए, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर यहाँ पर हम सहारा डेजर्ट को देख पाते हैं।
इसके अलावा कुछ और बताऊँ तो यहाँ पर ये जो रीजन होता है ये क्या होता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। नीचे का जो ये रीजन है यहाँ पर हम केप ऑफ गुड होप को देख पाएंगे जो इस तरीके से ट्रेड करवाने में मदद करता है। मेडागास्कर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड जो कि हमें दिखाई देता है अफ्रीका के यहाँ पर। और इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसको मोजाम्बिक चैनल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पर हम मोजाम्बिक कंट्री देख पाते हैं। इसी के साइड में हमें मॉरिशस भी दिखाई देता है, दैट इज़ अ डिफरेंट कंट्री, वो खुद में एक कंट्री है। चलिए आज हम आ गए हैं वोकेबलरी ऑफ द डे के ऊपर। इस तरीका अगर आपको शायद पसंद आए तो आप बता सकते हैं। मैंने जानबूझकर क्या किया है, एक शब्द लिया है, जैसे कि पहला शब्द हम देखेंगे जो कि है चिमरा। इसका मतलब होता है इल्यूजन। इल्यूजन का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप फोटो देखेंगे, ग्रीक जो मिथोलॉजी है वहाँ से ये शब्द आया है, जिसमें यहाँ पर एक हम लायन को देख पाएंगे, इसी के ऊपर हमें एक बकरी भी दिखाई दे रही है, इसी के अंदर हमें एक स्नेक भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब अलग अलग जेनेटिक्स के यहाँ पर मिल जाते हैं और एक अलग ही तरीके का कोई एनिमल निकल आता है उसको ये कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये इल्यूजन है, ऐसा सच अभी तक देखने को कहीं पे नहीं मिला है, तो ये क्या है, एक बहकावा दिखाई देता है। अब न्यूज़पेपर में ये किस तरीके से दिया गया था वो आप देख लीजिए, शायद आपको भी यूज़ करने में आगे आसानी हो। While the budget miss the opportunity to tax the rich at a higher rate, great transparency and accountability of regulatory agencies remain a chimera। यानी कि क्या कह रहे हैं ये, कि यहाँ पर जो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, स्पष्टीकरण है और अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारिता है, रेगुलेशन की, नियामन की, या जो हम नियम करना चाहते हैं वो क्या है, अभी भी एक इल्यूशन की तरह हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है जो कि है माइलेज। माइलेज क्या होता है, इसका मतलब हमें दिखाना होता है कि एक जर्नल डिस्कम्फर्ट की थोड़ी सी सिचुएशन है जो कि अनहैप्पीनेस को दिखाती है, रेस्टलेसनेस को दिखाती है। अब ये क्या कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, आप देखिए न्यूज़पेपर में हम देख पाते हैं इसको इस्तेमाल किया गया था हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर। और ये कहते हैं हिडनबर्ग ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेबी चेयर पर्सन एंड हर हस्बैंड इन अडानी ग्रुप ऑफशोर फंड and the showing of SEBI probe it may well be sympathetic of a larger and growing malaise। यानी कि कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा गड़बड़ चल रही है कि अभी भी इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और बल्कि ध्यान भी नहीं दिया गया, ऐसे ही एक्सक्यूज़ करके कह दिया गया कि नहीं ये सब गलत है और हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो गलत तरीके से बताई गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रोइंग malaise या डिसकम्फर्ट जो है वो मार्केट में भी और लोगों के ट्रस्ट में भी वो हमें दिखाई देता यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है जो कि है वायरुलेंट। अब ये वायरुलेंट जो है इसको आप वायरस से भी जोड़ सकते हैं याद रखने के लिए। इसका मतलब होता है डिजीज और पॉइजन, एक्सट्रीमली सीवियर, हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट। तो ये हम देखते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस करंटली इन सर्कुलेशन इन DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो एंड मोर देन ए डजन अफ्रीकन कंट्री इज वायरुलेंट। यानी कि क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है, हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ में। खैर ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच जिसको भी अभी तक वीडियो पसंद आई है। मुझे पता है अगर आप अभी तक यहाँ पर है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो किस चीज़ की वेट में बैठे हुए हैं। इससे अच्छी वीडियो आप लोगों को रोज मिलेंगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।